All right. So, morning everyone. Today we are going to study anxiety disorders. कितने लोगों को एंजाइटी हुई है लाइफ में? एंजाइटी महसूस की है? जितना आप इंटरेक्ट करोगे उतना अच्छा रहेगा या नेचुरल रहेगा. तो कौन बोलेगा? लेट्स स्टार्ट ऑफ विद वैष्णवी. आपको एंजाइटी हुई है कभी? हाँ. कब हुई थी लास्ट? जब लॉकडाउन था क्या हुआ और था? एग्जाम्स थोड़ा हमारी डिटेल में बोलो. डिक्लेयर हुई थी. हमारे एग्जाम्स डिक्लेयर हुई थी एंड वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. लॉकडाउन था, बुक्स भी नहीं थी तब. एंड फिर ऐसा लगा कि लाइक क्या होने वाला है, पेपर्स दे भी पाएंगे या नहीं, या फिर दिए तो फिर लाइक अच्छे मार्क्स आएंगे, पास भी होंगे या नहीं, इतना टेंशन था. राइट. और किसी को एंजाइटी कभी हुई है? बोलो बोलो यार. अरे रोहित आया है आज तो. वेलकम रोहित आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. थैंक यू सर. सब ठीक है घर पे? हाँ सर, सब नहीं सब ठीक है सर. वो कॉलेज का टाइम मिसमैच हो रहा था ना, इसलिए प्रॉब्लम हो गया था. ओके ओके वो जब कॉलेज छूट रहा था तभी मैं बस से ट्रैवल करना पड़ता है ना, 2 आवर्स उधर से. ओके. तो तभी लेक्चर चालू होता था. कोई बात नहीं. आपको कोई डाउट्स हो तो मुझे मैसेज कर देना. हाँ सर. गुड गुड. और किसी को एंजाइटी हुई है कभी? सब लोग वीडियो ऑन कर दो यार. और किसी को एंजाइटी? रोहित, जिनका वीडियो ऑन है उन्हीं का प्रेजेंस करना, और जो एब्सेंट हाँ है हाँ उनका प्रेजेंट करना. जो लोग ऐसे मुर्दों की तरह बैठे उनका प्रेजेंस नहीं करना है अपने को. हाँ सर. ठीक है. ओके. और किसी को एंजाइटी हुई है? बातें करो यार. और किसको एंजाइटी हुई है लाइफ में? कोई अपना एंजाइटी का एक्सपीरियंस कोई शेयर करो. कौन करेगा? चलो चलो चलो, कोई वॉलंटियर करो तो अपन आगे बढ़ सकेंगे. जब आप एंग्शियस हो गए थे, जब आपको टेंशन हो गया किसी चीज का, तो कैसा महसूस कर रहे थे आप? वो पढ़ाई के रिलेटेड हो सकता है, कोई फैमिली इशू हो सकता है. इट कैन बी रैशनल, इट कैन बी इरेशनल एज वेल. ज्यादातर जब भी अपन एंग्शियस हो जाते हैं तो वो जो टेम्पररी स्टेट ऑफ माइंड होता है, तब अपने को ऐसा लगता है कि दुनिया का अंत हो गया, अब आगे क्या होगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, अब मैं तो मर ही जाऊंगा, या कुछ ना कुछ कैटास्ट्रॉफिक हो जाएगा. दैट फीलिंग ऑफ कैटास्ट्रॉफी, वो थॉट लेवल पे होता है. उसके कारण क्या होता है कि अपने को एकदम ऑटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी हो जाती है. और तब क्या होता है, अपनी हार्ट रेट बढ़ जाती है, अपने को पसीना छूटने लगता है, अपने को एकदम कंपन हो जाती है, शरीर कंपन हो जाती है, ट्रेमर्स आ जाते हैं, एक्सट्रीमिटीज कोल्ड हो जाती है. एसेंशियली अपन बहुत नर्वस हो जाते हैं, बहुत एंशियस हो जाते हैं. तो ऐसा वैष्णवी को हुआ था जब एग्जाम्स डिक्लेयर हुई थी. और किसी को कब हुआ है? कोई भी बोलो यार. सर मुझे माइनर मतलब लाइक वेरी लिटिल kind of anxiety or nervousness when I was I was learning bike for the very first day. So I got little nervous on the first day, but eventually it became easy. So it will count in anxiety, right? हाँ हाँ, एब्सोल्युटली. एंजाइटी इज एन इमोशन. एंजाइटी डिसऑर्डर अलग चीज है और एंजाइटी अलग चीज है. जैसे सैडनेस अलग चीज है और डिप्रेशन अलग चीज है, वैसे ही एंजाइटी महसूस करना, नर्वसनेस महसूस करना अलग है, और एंजाइटी डिसऑर्डर होना अलग है. कोई भी अपन नई चीज ट्राई करते हैं, या कभी भी स्टेज पे जाने से पहले, या कभी भी पब्लिक स्पीकिंग के पहले, या जैसे मैं जब आप लोगों का नाम लेके पूछता हूँ कि अब कौन क्या वैष्णवी जवाब देगी, तो वैष्णवी को 1-2 मिनट के लिए तो ज्यादातर लोगों को तो ऐसा होता है कि दे स्किप अ बीट, थोड़ा नर्वसनेस हो जाता है. तो उसको एंजाइटी डिसऑर्डर थोड़ी ना बोलेंगे, उसको थोड़ा बहुत नर्वसनेस बोलेंगे. एंड व्हाई डू वी हैव दैट? एंजाइटी का रूट क्या होता है? अनसर्टनिटी होता है, कि पता नहीं है कि आगे क्या होगा. जब भी आप किसी भी चीज को विजुअलाइज कर सकते हो, whenever you are able to visualize certain things, when you are able to know कि आगे क्या होगा, तो एंजाइटी या तो मॉड्यूलेट कर सकते हो या तो बहुत कम होती है. बट व्हेन वी डोंट नो कि आगे जाके क्या होगा, और उसका ज्यादातर जो प्रिडिक्शन है वो नेगेटिव रहता है, we rather than looking at the positive side of it, we think of the extreme negative circumstance which can come up. That is what
will essentially cause anxiety. एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो अपने आपके कोर्स में है वो ये सब है, ये सब अपन पढ़ेंगे आज। ये एंजाइटी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स आपके कोर्स में है। फोबिया है, ओसीडी है, पीटीएसडी है और कन्वर्जन है। दिख रहे हो ना, दिख रही है स्क्रीन? Yes, sir. तो मोटा Yes, मोटा ये सब चीजों के बारे में आप मुझे बोलोगे। फोबिया क्या होता है? चलो अपन फोबिया को ओपन अप करते हैं। फोबिया क्या होता है? फोबिया को क्या बोल सकते हैं हिंदी में? डर। डर। Fear. आप में से किसी को किसी चीज का डर लगता है? एक काम करो, सब लोग अनम्यूट कर दो, बातें ही करते हैं आज, है ना? इतना इतना अच्छा वेदर है तो सब लोग अनम्यूट कर दो। थोड़ा बहुत जिसके बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस आएगा उसको मैं बोल दूंगा, तो वो फिर म्यूट कर देना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। बाकी सब अनम्यूट कर दो। तो किसी को कभी डर लगा है किसी चीज का परसिस्टेंटली? थोड़ा बहुत तो अपने को डर लगता है हर रोज किसी ना किसी चीज का। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको इंजेक्शन का डर होता है, वो लोग इंजेक्शन नहीं ले पाते हैं कभी। कुछ लोग को हाइट का डर होता है, कुछ लोगों को अम, जानवरों का डर होता है, पेट्स का डर होता है। तो वैसे आप लोगों के कौन से डर है? व्हाट थिंग्स आर यू फोबिक ऑफ? बोलो कोई। water, हम्म, मतलब रिवर, सी, ऐसे चीजों से डर लगता है। क्या फीलिंग आती है जब आप बहुत बड़ी वाटर बॉडी एसेंशियली जब आप देखते हो तब आप नर्वस फील करते हो, ऐसा होता है ना? Yes. तो क्यों, क्या क्या डर लगता है तब? क्या चल रहा होता है माइंड में? नहीं मतलब वहां पे उस पानी के पास जाती हूँ तो आई फील लाइक कि अभी मैं इसमें गिरने ही वाली हूँ और आई एम गोना ड्राउन इन इट। तो अपन ने एक साइकिल पढ़ी थी, पता है? थॉट्स, इमोशंस और तीसरा क्या था? बिहेवियर। याद आया? यस। तो थॉट क्या होता है वैष्णवी? कि आई विल, एंड मैं उससे फिर ऐसे, हाँ, आई विल फॉल इन दैट वाटर। आई विल फॉल इन दैट वाटर बॉडी इज द थॉट, यस। है ना? उसके कारण हाँ, इमोशन क्या आता है फिर? ऐसे महसूस क्या होता है फियर, आपको? फियर। फियर, एंड आई फील आई शुड गो आउट, लाइक अवे फ्रॉम दैट थिंग, वो क्या हो गया? फ्रॉम दैट वाटर बॉडी। है ना? तो ये कितना सही हो गया यस। एक्सप्लेनेशन। थॉट, इमोशन और बिहेवियर, तीनों आ गया ना इसमें, यस। राइट? तो थॉट होता है अपना कि मैं गिर जाऊंगी वाटर बॉडी में। इमोशन किस चीज का होता है? फियर का होता है, कि डर लगता है। और डर लगने के कारण क्या होता है? महसूस क्या होता है? हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, एक्सट्रीमिटीज कोल्ड हो जाती है। होता है ऐसा? यस। पाल्पिटेशन हो जाता है, हाँ। स्वेटिंग होता है। काफी लोगों को फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम आता है। और ये क्या होता है? शिवरिंग भी होने लगता है कभी कभी। फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम क्या होता है? स्वेटिंग और शिवरिंग कुछ भी। हम्म, ये क्या होता है? फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम आपने महसूस किया है? ये शायद सबने महसूस किया है। ये क्या होता है फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम? ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ एक्सट्रीम हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या होगा, पर कुछ बुरा हो जाएगा। काफी लोगों को आंखों के आगे अंधेरा भी आ जाता है ना? तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि अपना बॉडी जो है वो फाइट और फ्लाइट में चला जाता है, सिंपैथेटिक हाइपर एक्टिविटी हो जाती है अपने बॉडी में। दैट इज व्हाट लाइज एट द रूट ऑफ दीज इमोशंस। अपने ब्रेन में एमिगडेला करके एक पार्ट होता है, जो आपने देखा था उस दिन। एमिगडेला करके एक पार्ट होता है। दैट एमिगडेला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फियर एंड एंग्जाइटी। फियर, एंगर, एंग्जाइटी, ये सभी चीजों के लिए एमिगडेला रिस्पॉन्सिबल होता है।
तो कुछ ना कुछ तो शॉर्ट सर्किट है अपने ब्रेन में, कुछ ना कुछ इश्यू है जिसके कारण जब रैशनल फियर होता है, जैसे फियर ऑफ डेथ इज अ रैशनल फियर, सभी को होता है। फियर ऑफ डेथ तो किसको नहीं है? वैसे फियर ऑफ बीइंग क्लोज टू एनी हार्मफुल ऑब्जेक्ट, जैसे बहुत बड़ी मशीनरी है जिसमें अपना छोटा सा हाथ भी आ गया तो भी वो हाथ एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वैसी कोई भी मशीनरी के नजदीक भी जाएंगे तो अपने को डर लगेगा। तो ये सब चीजों के लिए फियर और एंजाइटी इज अ गुड थिंग। इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम डूइंग थिंग्स विच कैन बी हार्मफुल और difficult for our health essentially, so that is good. But जब भी it becomes irrational, जैसे in things like छोटी छोटी चीजें, जैसे इंजेक्शन के लिए काफी लोगों को एक irrational fear of injections होता है कि जिनके कारण वो इंजेक्शंस ले ही नहीं पाते, even when they need to take it they are not able to take it। काफी लोगों को डॉक्टर का भी ऐसा डर होता है, काफी लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगहों का डर होता है, उसको बोलते हैं अगोराफोबिया, विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फियर्स या फोबियाज, उसको बोलते हैं अगोराफोबिया। Agora is a word in Greek which means marketplace, because the marketplace is very crowded, isn't it? So it becomes very difficult to escape from that place, इसलिए उसको अगोराफोबिया बोलते हैं। अगोराफोबिया वाले जो लोग होते हैं वो ज्यादातर अपने घर में ही बंद रहते हैं, बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाते। बाहर जाएंगे तो भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाएंगे, खुली जगह पे जाएंगे जहां से वो आराम से निकल सकते हैं। They won't venture out into new places, they won't try out new spots, that is agoraphobia, right? फिर दूसरा कौन सा फियर होता है बहुत कॉमन? क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या होता है, किसी को पता है? क्लॉस्ट्रोफोबिया अकेले रहने का डर। हाँ, क्या श्रुति? लाइक अगर वो लोग किसी रूम में या किसी लिफ्ट में से अकेले होते हैं, लाइक छोटी प्लेस में, उनको एंजाइटी फील होता है, वेरी गुड। सो इट इज ब्रेथलेसनेस फियर फील होता है। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस को क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं, है ना? तो क्लोज्ड स्पेस है, उसमें भी स्पेसिफिकली अगर छोटी सी जगह है जहाँ से घुटन महसूस होने लगती है उन लोगों को, तो काफी लोग ऐसे होते हैं जो 10 माइल 10 फ्लोर चढ़ जाएंगे पर छोटी सी लिफ्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि उनको क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है। तो जैसे वैष्णवी ने बोला, तब क्या थॉट क्या होता है, एक कोई एक्सट्रीम थॉट होता होगा जिसके कारण उनको ये इमोशंस आते होंगे, और ये इमोशंस के कारण उनका बिहेवियर क्या रहता होगा? एसेंशियली द बिहेवियर इज कॉल्ड अवॉइडेंस बिहेवियर, है ना? अवॉइडेंस ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, अवॉइडेंस ऑफ spaces which are filled with a lot of people, avoidance of any ABC, essentially that is what we call as claustrophobia and any type of phobia in general, कि उसमें 3 एलिमेंट होंगे, थॉट एलिमेंट होगा, इमोशन एलिमेंट होगा और बिहेवियर एलिमेंट होगा। ये एकदम क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट है फोबिया में? कोई भी इश्यू है इसमें, कोई भी डाउट? नो सर। बात करते हैं ओसीडी के बारे में। काफी लोग बोलते हैं, पता है, कि मैं तो क्लेनलीनेस के लिए ओसीडी हूँ थोड़ी, या थोड़ा ओसीडी हूँ क्लेनलीनेस के लिए, मुझे सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहिए। तो ओसीडी क्या होता है? ओसीडी का पहले तो फुल फॉर्म क्या होता है? बोलो। ओवर क्लेanलीनेस डिसऑर्डर। ओके, और कोई? डज एनीवन एल्स वांट टू ट्राई? ओसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। वेरी गुड। किसने बोला था? सृष्टि ने ना? वेरी गुड। सो इट्स कॉल्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसका क्या मतलब होता है सृष्टि? सर कुछ कंपल्सरी हो और ऑब्सेस्ड हो किसी चीज से, जैसे? मतलब ये चीज ऐसे ही चाहिए, जैसे अरेंजमेंट को, मतलब सम पीपल्स आर ऑब्सेस्ड अबाउट देयर वार्डरोब्स, कि क्लोथ्स ऐसे ही रखे होने चाहिए, ऐसी इसी पैटर्न में होना चाहिए, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। और अगर इधर उधर हुआ तो क्या होगा? दे दे विल नॉट लाइक इट, मतलब गुस्सा आ जाएगा, देन दे विल ट्राई टू कीप इट इन प्रॉपर वे, और दे विल ट्राई टू अरेंज इट अगेन। तो उनको ये ऐसे सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रखना अच्छा लगता है कि अच्छा नहीं लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और अगर कोई ऐसा डिसऑर्डर हुआ जिसमें ये चीज बार बार करनी पड़े, वो अच्छा नहीं लगता हो फिर भी बार बार करना पड़े, तो उसको क्या बोलेंगे? डिसऑर्डर।
उसको डिसऑर्डर बोलेंगे। जो अच्छा लगता है और करते हैं उसको तो पर्सनालिटी बोलते हैं। आपको कोई चीज अच्छी लगती है और आप करते हो, मेरे को आज वेदर अच्छी लगी, मैं बोला कि बाहर से क्लास लेते हैं। मेरे को ऐसा लगा कि मेरा रूम एकदम अच्छे से वेल डेकोरेटेड या मेरा गार्डन एकदम वेल डेकोरेटेड होना चाहिए, इसलिए मैं हर हफ्ते या हर ऑल्टरनेट डे मेरे गार्डन में क्लीनिंग वगैरह करता हूँ। आई लाइक डूइंग दैट। व्हाट इज दैट कॉल्ड? देयर आर टू डिफरेंट टर्म्स। सी, आई ट्राई एंड शेयर माय स्क्रीन। तो पहली चीज तो ओसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है। फिर दूसरा टर्म होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं ईगो सिंटोनिक वर्सेस ईगो डिस्टोनिक। जो मैं करता हूं और मुझे करना अच्छा लगता है उसको बोलेंगे ईगो सिंटोनिक। लाइक स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड। कोई लोग ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कोई लोग ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनाइज नहीं होते। ये ऑर्गेनाइजेशन भी किसी ना किसी डोमेन में होता है ना। कुछ लोग किस डोमेन में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, किसी डोमेन में नहीं होते। इसको बोलेंगे ईगो सिंटोनिक, कि मुझे अच्छा लगता है और मैं करता हूं। तो इसको ओसीडी नहीं बोलेंगे, ये ओसीडी नहीं है। ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी आप फिर भी बोल सकते हो, पर ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नहीं है। डिसऑर्डर कब बोलेंगे अपन किसी भी चीज को? व्हेन विल वी कॉल एनीथिंग अ डिसऑर्डर? किसी भी चीज को डिसऑर्डर कब बोलेंगे अपन? याद है आपने बात किया था कि डिसऑर्डर कब बोलेंगे किसी भी चीज को? when it's happening against our will. हाँ, और व्हेन इट हैम्पर्स आवर पर्सनल प्रोफेशनल एंड सोशल लाइफ, है ना। जब अपनी पर्सनल प्रोफेशनल और सोशल लाइफ का हैम्परिंग होता है किसी भी चीज से, तब उसको अपन बोलेंगे कि ये कोई डिसऑर्डर है ना। तो अगर किसी इंसान को क्लेanलीनेस अच्छी लगती हो या ऑर्गेनाइज्ड रहना अच्छा लगता हो, तो वो डिसऑर्डर ओसीडी होगा? नहीं होगा। ठीक है। पर ईगो डिस्टोनिक है, कि मुझे कॉन्स्टेंटली ऐसा लगे कि मेरे हाथ गंदे हैं, कॉन्स्टेंटली ऐसा लगे रखे मेरे हाथ गंदे हैं, और इसलिए मुझे बार बार हाथ धोने पड़ते हैं। क्योंकि वरना मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर हाथ बार बार नहीं धोऊंगा तो मेरे फैमिली में किसी को कोविड हो जाएगा। ये बहुत ही डरावना थॉट है ना। तो इसके कारण क्या, अब मुझे कोई बोलो कि इस इंसान की स्टेट ऑफ माइंड क्या है, कौन बोलेगा मुझे? कोई नया बोलो जिन्होंने अभी तक नहीं बोला है। यार आधे से ज्यादा लोग तो बंद करके बैठे हो यार। इन सब का एब्सेंट मार्क करना रोहित, ठीक है। हाँ सर। बोलो बोलो बोलो, चलो कौन बोलेगा? वैष्णवी आप ही बोलोगे कि ऐसा जो इंसान है जिसको हैंड वॉशिंग का रिपीटेडली है, तो उसको थॉट क्या होगा, इमोशन क्या होगा और बिहेवियर क्या होगा उसका? अगर मैं बार बार हाथ नहीं धोऊंगा तो मुझे कोई बीमारी हो जाएगी, या फिर मेरे वजह से किसी और को बीमारी हो जाएगी। तो अपन लिखते हैं चलो कि ऐसा जो इंसान है जिसको बीमारी का है, ठीक है, उसको थॉट क्या है? फियर ऑफ कैचिंग एन इलनेस। यस। इफ हैंड्स नॉट क्लीन, चलेगा? यस। तो इसमें इमोशन क्या होता है? फियर ऑफ डिजीज फियर होता है ना। और इलनेस। फियर, यस। फियर, एंजाइटी। तो इसको भी क्या होगा? यही सब चीजें होंगी। जब उसको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, तब यस। यही सब चीजें होंगी उसको भी, यस। है ना। हाँ।
और इसके कारण बिहेवियर क्या होगा फिर? he will wash his hands every like बार धोएगा frequently. तो थॉट कैसा है? थॉट रैशनल है कि इरैशनल है? लाजमी थॉट है कि लाजमी नहीं है? irrational है. इरैशनल है ना? Yes. क्योंकि ज्यादातर लोगों को तो एक बार हाथ धोने से ठीक हो जाता है, बट उनको कॉन्स्टेंटली ऐसा लगता है कि ये जो मेरे हाथ है वो गंदे हैं। मेन जो साइकोपैथोलॉजी है वो कहाँ पे है? थॉट के रूट में है कि मेरे हाथ गंदे हैं, मैंने एक बार धो लिया उसके बाद भी, इसलिए मुझे एक डर है ऑफ कैचिंग इलनेस इफ माय हैंड्स आर नॉट क्लीन। तो वो इरैशनल फियर है। इरैशनल फियर क्या करता है? एंजाइटी क्रिएट करता है। उसके कारण बिहेवियर क्या आता है? रिपीटेड हैंड वॉशिंग। नाउ द बिहेवियर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ doing an act. It can be in the form of repeated counting. It can be in the form of avoidance. कोई भी बिहेवियर हो सकता है। जैसे वो बार बार 6-7 बार हाथ धोएगा, तो 6 बार वो हाथ धोएगा तब उसको अच्छा लगेगा। या तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जो जो बार बार भगवान का नाम लेगा, तो उसको भी ओसीडी ही बोलेंगे। ओसीडी में 2 एलिमेंट होते हैं, ठीक है? एक होता है ऑब्सेशन एलिमेंट। दिस इज कॉल्ड द ऑब्सेशन एलिमेंट, द थॉट एलिमेंट, right? That is a repetitive intrusive thought. It can be a repetitive intrusive thought, or it can be an urge, or it can be an image even. काफी लोगों को थॉट नहीं आता है, काफी लोगों को इमेजरी आती है माइंड में, जिसका वो लोग दे कैन नॉट गेट रिड ऑफ. A lot of people have pathological images of gods and goddesses performing sexual intercourse. This is a very common OCD symptom. उसके लिए वो लोग बार बार मंदिर जाते हैं to get rid of those anxieties. ये भी OCD का एक बहुत क्लासिक प्रेजेंटेशन है. तो उसमें एक एलिमेंट होता है ऑब्सेशंस और दूसरा एलिमेंट होता है कंपल्शन. और ये कंपल्शन जो है वो it can be in the form of doing an act or repeated counting या repeated avoidance या कुछ भी. So ये दो चीजें जब मिलती हैं, ऑब्सेशन एंड कंपल्शन, तो उसको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. क्लियर? कोई डाउट इसमें? ठीक है. अब नेक्स्ट पीटीएसडी क्या होता है? पीटीएसडी का फुल फॉर्म पता है किसी को? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. वेरी गुड. अब किसको होता है पीटीएसडी? कोई मुझे एक एग्जांपल देगा पीटीएसडी का? कोई भी. नीड नॉट बी द राइट एग्जांपल. यू डूइंग वेल. आपने फुल फॉर्म बोला, आप ही ट्राई करो पीटीएसडी का कोई एग्जांपल. श्रुति ने बोला था ना? कोई बोल सकता है पीटीएसडी? ट्राई तो करो. किसको होगा पीटीएसडी? चलो ये बोल दो, किसको हो सकता है पीटीएसडी? जिसके साथ में भी चाइल्डहुड में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो बैठ गया है उसके दिमाग में. वेरी गुड. तो लेट्स पिक इट अप फ्रॉम देयर. आप मुझे कोई ऐसा इंसिडेंट बोलो जो हो सकता है उस इंसान के साथ. गिव मी एन एग्जांपल ऑफ एन इंसिडेंट. बोलो कोई भी एग्जांपल, अपन उसी में से पिकअप करेंगे. सेक्सुअल अब्यूज है ना? सेक्सुअल अब्यूज या कुछ भी, एनी सॉर्ट ऑफ अब्यूज. तो एग्जांपल अब्यूज. उसके अलावा किसी का कोई बहुत बुरा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया हो तो वो हो सकता है. ये टर्म कब इन्वेंट हुई थी पता है? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को पहले बोलते थे शेल शॉक. शेल शॉक क्या होता था? जब वर्ल्ड वॉर में वो जो अपने आर्मी के जो लोग होते हैं, क्योंकि वो लोग इतना खून खराबा देखते हैं, दे सी अ लॉट ऑफ ब्लडशेड,
दे सी अ लॉट ऑफ पीपल डाइंग इन फ्रंट ऑफ देम, डोंट दे? उसके कारण क्या होता है कि जब वो लोग वापस आते थे घर पे, सिविलियंस के बीच में रहते थे, नॉर्मल लाइफ रहते थे, तो उनको तभी भी नाइटमेयर्स आते थे ये सब चीज़ों के, ठीक है? फ्लैशबैक्स आते थे, ये सब जो भी खून खराबा हुआ है बॉर्डर पे वगैरह उस चीज़ों के। वो लोगों को कॉन्स्टेंटली, वो लोग किसी भी चीज़ पे फोकस या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे, ठीक है? वो उन लोगों को कॉन्स्टेंटली एक स्टेट ऑफ एंग्जाइटी में, कांस्टेंट स्टेट ऑफ एंग्जाइटी या अलर्टनेस में रहते थे, उसको हाइपर अराउजल बोलते हैं, ठीक है? तो एसेंशियली 3 चीजें होती है, हाइपर अराउजल होता है, इंट्रूसिव थॉट्स होता है, और कांस्टेंट फ्लैशबैक्स या नाइटमेयर्स आ जाते हैं। और इन सब चीजों के कारण क्या होता है? अवॉइडेंस आ जाता है। तो 3 मेन पॉइंट जो होते हैं वो होते हैं हाइपर अराउजल, इंट्रूजन एंड अवॉइडेंस। हाइपर अराउजल में वही सिम्टम्स आएंगे जो अपने एंग्जाइटी के सिम्टम्स आते हैं। इंट्रूजन माने नाइटमेयर्स, फ्लैशबैक्स, नॉट बीइंग एबल टू फोकस, और अवॉइडेंस माने वो जो जगह गई है, वो जो जगह है, जैसे जिस रोड पे एक्सीडेंट हुआ है उस रोड पे वो लोग जाएंगे ही नहीं, या सपोज बंदूक के नजदीक भी वो लोग नहीं आ पाएंगे, तो वो लोग अवॉइड करते हैं। ये 3 एलिमेंट होते हैं पीटीएसडी के। कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट के 6 महीने तक उसको पीटीएसडी नहीं कहेंगे, उसको अक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन कहेंगे। अक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन हो सकता है किसी के साथ रेप हुआ हो, किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो, किसी के साथ बहुत असॉल्ट हुआ हो, तो 6 महीने अपने ब्रेन को लगते हैं टू गो बैक टू बीइंग नॉर्मल, बट स्टिल वी डू टेल इट एज एन अक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन, यू डोंट कॉल इट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पीटीएसडी अपन बोलेंगे जब उसका ड्यूरेशन 6 महीने से ज्यादा हुआ होता है, और ये 3 सिम्टम होते हैं, हाइपर अराउजल, इंट्रूजन एंड अवॉइडेंस। अगर ये तीनों होते हैं तो उसको पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं। उनको बार बार फ्लैशबैक्स आते हैं, आंख बंद करते ही लोग कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ विजिलेंस में रहते हैं, उनको बार बार सपने आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं, वो उस गली से, उस एरिया से जा ही नहीं पाते हैं, अवॉइड करते हैं कॉन्स्टेंटली, उनका पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल लाइफ ये सब चीज़ों से डिस्टर्ब हो गया होता है। इसको बोलते हैं पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। क्लियर? इसमें कोई डाउट है? एकदम क्लियर? फिर लास्ट चीज, कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर क्या होता है? किसी ने सुना है नाम इसका? अच्छा, किसी ने ये देखा है कि बहुत बुरी न्यूज आई हो किसी के घर में और कोई बेहोश हो गया? किसने देखा है ऐसा? किसने देखा है ऐसा? आपने देखा है? आपका नाम क्या है? गौरांगी। गौरांगी, तो मुझे वो यस सर। इंसिडेंट बोलो। अपने को बोलना नहीं है कि वो आपकी मौसी थी या चाची थी या कौन था, बट ऐसा बोल हाँ देना कि एक लेडी थी या एक जेंटलमैन था हाँ के साथ ऐसा हुआ है ना। हाँ, उनके घर में उनके हस्बैंड के डेथ की न्यूज आई थी एंड शी शॉक। तो उनको वो चक्कर आ गए थे, वो बेहोश हो गए थे। हम्म। फिर किसी को मिर्गी आ गई हो? मिर्गी मैंने पता है ना क्या होता है? कन्वर्जन, हाँ कन्वर्जन आ गया हो, हाँ हाँ। ऐसा भी होता है, खींच आ जाती है। ऐसा किसी ने देखा है कभी? तो ये सब जो, ये जो आपने केस डिस्क्राइब किया, ये टिपिकल कन्वर्जन डिसऑर्डर का केस है। कन्वर्जन डिसऑर्डर क्यों बोलते हैं इसको? देखो, कितने लोगों को ऐसा होता है कि जब अपन टेंशन में होते हैं तो सिर दुखने लगता है? होता है ना? किसको होता है? कोई हाँ बोलो। बोलो, किसी को होता है क्या ऐसा? सबका म्यूट पे है। होता है क्या किसी को आप में से? टेंशन होता है, किसी चीज की चिंता हो गई होती है, बहुत पढ़ाई का टेंशन आ गया हो, या बहुत रो लिया हो तो सिर दुखने लगता है? होता रोने के है? बाद होता है। रोने के बाद होता है ना? रोने के बाद, यस। हाँ हाँ हाँ। तो क्या होता है काफी बार, जब अपने कोई स्ट्रेस या कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हैंडल नहीं कर पाते,
अपना ब्रेन उससे डील नहीं कर पाता है। तो आवर ब्रेन हैज इट्स ओन वे ऑफ प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम डीलिंग विथ दैट सिचुएशन एट दैट पॉइंट इन टाइम। उसी पॉइंट इन टाइम पे उसी सिचुएशन के साथ डील अपना ब्रेन नहीं कर सकता है। रैम फुल हो गई है, पूरी जितनी भी अपनी इमोशनल कैपेसिटी है वो पूरा एग्जॉस्ट हो गई है। तो जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वैसे इसको आप उससे कंपेयर कर सकते हो कि अपना ब्रेन फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, ऐसा बोल के कि इसके साथ अपने को अभी डील नहीं करना है। इसलिए कंप्यूटर क्या होता है, रीस्टार्ट हो जाता है ना। तो कन्वर्जन डिसऑर्डर या एफएनएसडी भी बोलते हैं इसको, डीएसएम में इसको एफएनएसडी बोलते हैं। तो इसको उस चीज के साथ आप कंपेयर कर सकते हो कि क्या होता है जब कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट होती है, कोई भी डिफिकल्ट चीज होती है, तो उसके बाद वो इंसान के कोई भी सेंसरी या मोटर नर्वस सिस्टम के डेफिसिट आ जाते हैं। इट कैन बी आइदर सेंसरी और मोटर नर्वस सिस्टम के डेफिसिट आ जाते हैं। दिस इज यूजुअली सेकेंडरी टू अ ट्रॉमेटिक इवेंट। तो इसको आप बोलते हो कन्वर्जन डिसऑर्डर, ठीक है। क्योंकि ये जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, वो साइकोलॉजिकल फॉर्म में या वर्बली आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, इसलिए दे गेट कन्वर्टेड इनटू अ फिजिकल सिम्टम। दे गेट कन्वर्टेड इनटू अ फिजिकल सिम्टम, इसलिए उसको बोलते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर। तो जो ऐसे कोई एकदम बुरी न्यूज आ गई और कोई इंसान बेहोश हो गया या कुछ ऐसा सुन लिया और वो इंसान के हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। जैसे काफी बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हो गया हो, उसके बाद कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं होता है, बट फिर भी कुछ टाइम तक लोग बोल नहीं पाते हैं। इसको ग्लोबस हिस्टेरिकस बोलते हैं कि कुछ टाइम तक वो लोग बोल नहीं पाते, उनके कोई वोकल कॉर्ड में या किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होता है, पर फिर भी वो लोग बोल नहीं पाते। ऐसे लोगों को यूजुअली हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजते हैं, क्योंकि उनको कोई स्ट्रोक या कोई फिजिकल इलनेस नहीं है, बट उनके रिहैबिलिटेशन के पार्ट में उनको धीरे धीरे करके ये कॉन्फिडेंस हमको बिल्डअप करना है कि उनके हाथ पैर बराबर काम कर सकते हैं या बराबर काम करते हैं। इसलिए रिहैबिलिटेशन में फिजियोथेरेपी का रोल बहुत ज्यादा है कन्वर्जन डिसऑर्डर में, राइट। तो ये मेनली अपने एंजाइटी डिसऑर्डर्स हुए जो आपके कोर्स में है। इसके अलावा दो बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं एंजाइटी स्पेक्ट्रम के। एक को बोलते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर और दूसरा होता है पैनिक डिसऑर्डर। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि बंदा विदाउट अ पर्टिकुलर थिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जैसे फोबिया में एक पर्टिकुलर चीज है, ओसीडी में एक पर्टिकुलर चीज है, पीटीएसडी में एक पर्टिकुलर चीज है। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में ऐसा कोई पर्टिकुलर थॉट नहीं होता है, बट फिर भी इंसान कांस्टेंट स्टेट ऑफ एंजाइटी में रहता है। इसको बोलते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। दूसरा होता है पैनिक डिसऑर्डर, जब इंसान को पैनिक अटैक्स आते हैं, कि बीच बीच में बाकी इंसान ठीक है बट कभी कभी अचानक से पैनिक अटैक्स आ जाएंगे, और ये जब पैनिक अटैक्स बहुत फ्रीक्वेंसी में ज्यादा होते हैं तो इसको पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। तो दीज आर मेनली द एंजाइटी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कुछ भी डिस्कस करना हो, तो आप मुझे यहाँ पे ईमेल करिए। काफी सारे लोग आप लोग डाउट पूछते हो मेरे को, तो आई विल ट्राई एंड आंसर एज मेनी एज आई कैन। दिस इज माय ईमेल आईडी एंड दिस इज माय इंडिया का व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन आइदर ऑफ दीज। I will try to reply as soon as I can, and we will meet next Saturday. ठीक है? Any doubts? Anything that you guys want to discuss? सही है, ठीक है? कोई issue है इसमें? All right, good then. I'll see you next weekend. Have a good week. Study well, prepare well for your exams. All the very best, and see you guys soon. Thank you, sir.